नया टॉपिक है वायुदाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल में वायुदाब क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद फिर पृथ्वी पर जो वायुदाब पेटियां हैं वो किस प्रकार से कार्यरत हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार लो प्रेशर बन रहा है और किस प्रकार हाई प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है वायुदाब। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, वायु और दाब। तो आपने एक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दाब इक्वल टू क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये होता है दाब। और दाब किसका ये दाब है? ये वायु का दाब है। यानी एक ऐसे क्षेत्र में वायु पर बल कार्यरत रहता है, उस क्षेत्र को हम दाब कहते हैं। तो वही दाब जो है वो अगर हम अलग अलग जगह पर देखें, जैसे हम वायुमंडल में देखें तो ये जो पृथ्वी पर चारों तरफ से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में लग रहा है उसको हम वायुदाब कह रहे हैं। और इसको हम बैरोमीटर से मापा जाता है। और आप देख रहे हैं ये बैरोमीटर है, तो यहाँ पर ये एरिया है। ठीक है, और इस एरिया पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है। तो इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दाब। और ये दाब हमें कैसे नापा जाता है कि यहाँ पर जो है पारा भरा होता है, एच भरा होता है और वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वायु का भी कुछ ना कुछ भार होता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही में हमें यह भी देखना है कि वायुदाब को भिन्न भिन्न जगहों पर क्या क्या बोला जाता है। तो हम देखें, समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 707 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब के बराबर होता है। जलवायु वैज्ञानिक वायुदाब को मिलीबार में नापते हैं, यानी एमबी में। ठीक है, 1 मिलीबार एक वर्ग सेंटी पर 1 ग्राम भार बल के बराबर होता है, ये ध्यान दीजिए। वहीं समुद्र पर अगर देखा जाए तो 76 सेंटीमीटर वायुमंडलीय भार जो है वो कितने के बराबर होता है? 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं वायुदाब को किलो पास्कल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। और किलो पास्कल जो है वो इस प्रकार से हम चिन्हित करते हैं इसको। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 किलो पास्कल होता है। और ये वायुदाब मानचित्र पर समदाब रेखा अथवा समभार रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यानी समदाब रेखा क्या होती है ये समझ लीजिए, यानी ऐसी रेखाएं जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। यानी अगर मान लीजिए कि ये समुद्र वाला एरिया है, ये समुद्र वाला एरिया है, तो यहाँ पर सम वायुदाब यानी क्या है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, पॉइंट ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो इस पर भी 1010 मिलीबार है और इस पर भी 1010 मिलीबार है और इस पर भी 1010 मिलीबार है। तो इस तीनों पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होगी इसको हम बोलेंगे क्या? समदाब रेखा। ठीक है, जिस प्रकार समताप रेखाएं ताप प्रवणता को प्रदर्शित करती हैं उसी प्रकार समदाब रेखाएं दाब प्रवणता को प्रदर्शित करती हैं। यानी अब दाब प्रवणता क्या होता है? यानी जब ये समदाब रेखाएं बहुत ज़्यादा इस प्रकार से मिलती चली जाती हैं तो यहाँ पर एक बल कार्यरत करता है, इसके कहाँ से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो इसको हम बोलते हैं दाब प्रवणता बल। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां कितनी हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 7 वायुदाब पेटियां हैं। पहला आपका कहलाता है क्या? भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी, जो आपको इस पिक्चर में यहाँ दिख रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। दूसरा आपका आता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और जो आपको सब ट्रॉपिकल हॉर्स लैटिट्यूड ये दिखाई दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। वहीं उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी,
तो आप देखिए कि जो यहाँ पर हम कहते हैं उपध्रुवीय यानी टेम्परेचर लो, तो ये कहलाती है आपकी कौन सी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। और वहीं आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो आपकी 90 डिग्री पर होती है। तो ये मैंने कहा कि दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री इक्वेटर ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ से ऊपर वाला क्षेत्र आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला क्षेत्र आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और इसी दक्षिणी गोलार्ध में भी तो पेटियां हैं आपकी, तो क्योंकि भूमध्य रेखा कॉमन है तो उसके बाद सब ट्रॉपिकल हॉर्स लैटिट्यूड यानी जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है वो दक्षिण की, वहीं आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी आपकी आ गई और लास्ट आपकी 90 डिग्री पर कौन सी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी आ गई। तो इस प्रकार से ये पेटियां कितनी हो गई हैं, ये पेटियां आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पेटियां होगी। इसलिए पृथ्वी को 7 वायुदाब पेटियों में विभाजित किया गया है। अब एक एक पेटी की हम कैरेक्टर जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। तो यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यानी अगर हम यही 0 डिग्री की बात करें यहाँ पर, ये 10 डिग्री नॉर्थ तक और यहीं से 0 डिग्री 10 डिग्री साउथ तक। तो ये जो पेटी कहलाती है वो आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लो प्रेशर है वो किन कारणों से है, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कम वायुदाब होने के कारण क्या है, तो उसका पहला कारण है कि इस पेटी में पूरे वर्ष सूर्य की किरणों का लंबवत पाया जाना। अब इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें, मान लीजिए ये सन है और इसकी लंबवत किरणें इसमें पाई गई, तो जैसे ही इसमें लंबवत पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर दाब कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होना का मतलब क्या है कि निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरा कारण, इस पेटी के वायुमंडल में जलवाष्प का अधिक मात्रा में पाए जाना। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है और आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल वाला क्षेत्र जो है वो मोस्टली पानी वाले क्षेत्र से गुजरता है, जिसके कारण टेम्परेचर अधिक होने से जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी और जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से यहाँ में डेंसिटी में, इसके घनत्व में कम उत्पन्न हो जाएगा, यानी इसका घनत्व जो है कम उत्पन्न हो जाएगा और घनत्व कम उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर निम्न दाब जो है बन जाएगा। तीसरा कारण, इस पेटी में भूगर्भन का वेग सबसे अधिक, जिससे यह, अब तीसरा कारण क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा है, कोरियोलिस फोर्स जो है वो 0 है, पर पृथ्वी का वेग बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है आपकी कैसी रोटेशन करती है, पश्चिम से पूर्व साइड में, वेस्ट टू ईस्ट साइड में। तो इस वेस्ट टू ईस्ट में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वेग बहुत ज़्यादा हो रहा है और जब वेग ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल भी सर्वाधिक होता है, जिसके कारण यह बल वायु को भूपृष्ठ से दूर धकेलती है, यानी जो वायु का जो बल है उससे वायु को दूर धकेलेगी इस साइड में, ठीक है। इससे उसका दाब कम रह जाता है। तो यहाँ पर तीसरा कारण आप देखेंगे कि अपकेंद्रीय शक्ति का होना भी तीसरा कारण है। चौथा, समुद्री धाराओं का पाया जाना, और कौन सी समुद्री धाराएं, यानी गर्म समुद्री धाराएं। तो गर्म समुद्री धाराएं होंगी जिसकी वजह से भी यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं क्या है। इस कटिबंध में धरातली क्षैतिज पवनें नहीं चलती हैं। उसका कारण है कि आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर संवहनी तरंगें स्टार्ट हो गई हैं। और संवहनी तरंगें कैसी होती हैं, ये वर्टिकल होती हैं। कैसी होती हैं, ये लंबवत होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर धरातली पवनें हैं, क्षैतिज पवनें अनुपस्थित होती हैं, ठीक। दूसरा कारण, यहाँ पर अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर को उठती है और संवहनी धाराओं को जन्म देती है, ठीक। इसलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोलड्रम भी कहते हैं। यानी ये देखिए, ये स्थिति जो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य, ये स्थिति डोलड्रम कहलाती है। यह एक शांत, बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, काम क्षेत्र होता है बिल्कुल, ठीक है।
और यह पेटी तापजन्य कारक पर आधारित है। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पर कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आपको 23.5 से 35 डिग्री के मध्य है, यानी उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उपोष्ण उच्च दाब पेटी पाई जाती है। यानी कर्क रेखा क्या है? ये 23.5 डिग्री है, ये आपकी कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री है, ये आपकी मकर रेखा है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहलाता है, यानी हाई प्रेशर है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो क्यों जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर लो प्रेशर बनने के कारण हमने बता दिए। अब यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो क्यों जनरेट हो रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब होने के कारण क्या क्या है कि भूमध्य रेखीय कटिबंध से गर्म होकर ऊपर उठने वाली वायु उत्तरोत्तर ठंडी व भारी होती जाती है, और ऊपर पहुंचकर भूगुड़न के कारण फलस्वरूप उत्तर तथा दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप इस पिक्चर को देखें, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है दोस्तों, ये पिक्चर है, एक मिनट, ये है। ठीक है, अब यहाँ से वायु जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कन्वेंशनल करंट चलने चालू हो गई, और जैसे ये चलती हैं ये वायु यहाँ से उठकर चली जाती हैं। अब यहाँ पर उठकर कहाँ जाती हैं? तो यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर है। क्या है? ट्रोपोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पर जाती हैं, और क्षोभ मंडल पर जाते ही फिर ये क्या होती है? इस साइड में जाकर के ये यहाँ पर इस साइड में जाकर के गिर जाती हैं जाकर के। ठीक है, तो ये गिरती क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात है कि इसका भूघूर्णन होता है। तो आप देखें ये पवन गिरी और यहाँ पर जाकर के गिर गई जाके, तो ये क्या हो रहा है? भूघूर्णन हो रहा है, यानी पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है। पहला बात तो ये है, जो उत्तर दिशा में मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में ये ठंडी हवाएं होती चली जाती हैं, और भूघूर्णन के कारण। अब भूघूर्णन के कारण क्या होता है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री पर कोरियोलिस फोर्स, यानी हम कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो वो 0 होता है। कोरियोलिस फोर्स होता है वो कैसा होता है? 0 होता है। एक मिनट, कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, पर जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये वायुदाब जो है वो नीचे की ओर कैसे होती है? नीचे की ओर बैठना चालू हो जाती हैं, और जब ये नीचे की ओर बैठना चालू हो जाती हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं तक पहुँचते पहुँचते वह वायु पूरी तरह घूमकर नीचे उतर आती है, और इस वायु के भार से कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाता है, और जब ये हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से हवाएं वापस दोबारा से कहाँ आएंगी? विषुवत रेखा की ओर आएंगी। तो ये पूरी की पूरी एक शेल निर्मित करती है, जिसे हम बोलते हैं हेडली शेल। क्या हम बोलते हैं? हेडली शेल। ठीक है दोस्तों, दूसरा और क्या हो सकता है? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु की विशाल राशियां उपोष्ण प्रदेशों में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे वहां पर उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। यानी अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 0 डिग्री से सन की रेज यहाँ से आई और इस क्षेत्र में आई। ठीक है, वहीं आप देखिए कि जो यहाँ पर जो है क्या होती है? उपध्रुवीय क्षेत्र में यहाँ पर भी जो वायु है वो उठेगी, और एक साइड में इस प्रकार से आएगी, और एक साइड में कहाँ जाएगी? पोलर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगा हुआ है। कोरियोलिस फोर्स लग रहा हुआ है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन गति हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होगी? ये वायुदाब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से हवाएं जो हैं वो 2 साइड जाती हैं। एक आपकी
इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर जाती है, यानी जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्नदाब पेटी, इसलिए इसको हम हैडली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैडली सेल बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं फेरल, इसको हम बोलते हैं फेरल सेल, है ना, फेरल सेल। तो पृथ्वी की ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। ठीक, तीसरा पॉइंट, इन अक्षांशों पर वायु के नीचे उतरने के कारण वायु का क्षैतिज संचालन नहीं हो पाता है, जिस कारण वहां पर वायुमंडल प्राय शांत रहता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब सोचिए यहाँ की वायु जब ये नीचे उतरेंगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ से लो प्रेशर की ओर ये हवाएं एक दूसरे से चलना चालू हो जाएंगी। अब यहाँ पर वायु जब नीचे आएंगी तो आपने एक और नाम सुना होगा, इसलिए इसी को हम शांत कटिबंध यानी बेल्ट ऑफ काम्स या फिर हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई वायुदाब पेटी में ये पवनें यहाँ से नीचे उतरती है आकर के इस क्षेत्र में, और यहाँ से इस क्षेत्र में नीचे उतरती हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी इस क्षेत्र में जो भी जहाज वगैरह होगा उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव होगा, और ऊपर से ये पवनें नीचे की ओर उतर रही हैं, तो जिसके कारण ये आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। तो उसी समय क्या हुआ था, यहाँ पर हॉर्स थे यानी घोड़े बहुत ज़्यादा लदे हुए थे, तो उस समय इन घोड़ों को हमने क्या कर दिया था, समुद्र में डाल दिया था। जो आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, समुद्र में डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर ये हॉर्स लैटिट्यूड जो है वो कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया 30 से आपकी 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, क्योंकि यहीं पर तो हाई प्रेशर लगा हुआ है। तो क्या ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है न, यानी नदन हेमिस्फीयर में है? ऐसा नहीं है, ये आपके कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा लिखा हुआ है कि उस समय क्या हुआ था, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहीं अब आती है आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी। तो ये पेटी कहाँ से कहाँ तक है? तो 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से क्रमशः आर्कटिक तथा अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुभार की पेटियां पाई जाती हैं, जिसे उपध्रुवीय निम्नदाब पेटियां कहा जाता है। यानी आप देखेंगे 45 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ के मध्य यानी आर्कटिक वाले रीजन को हम बोलते हैं इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये पेटियां भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी से भिन्न हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये ताप के कारण, सूर्य की किरणों के ताप के कारण बनी थी, और ये गतिकी कारण यानी डायनेमिक के कारण बनी हुई है, गतिकी कारणों से बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं इस क्षेत्र में निम्नदाब होने का क्या कारण है। तो पहला कारण है कि भूघूर्णन के कारण वायु ध्रुवों से हटने लगती है और निम्न वायुभार का एक छल्ला बनने लगता है। आप एक चीज़ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पर घूर्णन के कारण ये वायु कैसी होगी, इस प्रकार से आना चालू हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर आएगी, आप देखिए यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ध्रुवों से ही हटना चालू हो गई। ठीक है, ध्रुवों से हटना चालू हो गई, वहीं पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। परंतु ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण वहाँ उच्च वायुभार बना रहता है, अतः वायु के हटने का प्रभाव उपध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक, याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा कारण क्या है यहाँ पर लो प्रेशर का, कि उपध्रुवीय क्षेत्रों में उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में गर्म जल की धाराएं बहती हैं। तो आपने देखा होगा कि ये 40 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर 45 डिग्री है, और 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। तो आप 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ये जाइए, तो यहाँ पर देखिए गल्फ स्ट्रीम जब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के आती है, तो यहाँ पर क्या करती है, इस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ा देगी तो ऑब्वियस सी बात है लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तथा इसमें ताप में वृद्धि तथा वायुभार में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी जैसे ही कम होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस
अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? यहाँ की निम्न वायुभार पेटियां शीत तथा ताप दोनों से प्रेरित होती हैं, यानी आपने देखा होगा क्योंकि हाई प्रेशर से बेल्ट जो है वो उठ रही है, अतः यह एक गतिकी जन्य कारकों से प्रेरित पेटी है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब आते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में क्या है? तो ये 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक उच्च भार पेटियां स्थित हैं, जिन्हें ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां कहा जाता है। यानी ये कहाँ से हैं? ये 80 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मध्य में, ठीक है, 80 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में। अगर वही हम ऑप्शनल देखेंगे, जैसे एक यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर और होता है, तो उसके अंतर्गत देखेंगे तो ये आता है आपका 75 से 90 डिग्री के मध्य। पर यहाँ जीएस के माध्यम से देखा जाए तो ये 80 से 90 डिग्री के मध्य पाई जाती है पेटी, ठीक है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों बना हुआ है, उसके हम कारण देख लेते हैं। पहला कारण है पृथ्वी की आकृति और झुकाव के कारण तापमान का कम पाया जाना। क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य की किरणें इस प्रकार से जा रही हैं, तो ऊपर से जो पृथ्वी अभी ये हमें लोकेशन दिखाई दे रही है, ये ना होकर के 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस प्रकार से झुकी हुई है। तो जिसके कारण जो है सूर्य का टेम्परेचर क्या होता है, वो लगातार डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, और फैल जाने के कारण एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही तापमान कम हो जाता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दूसरा कारण कि उपध्रुवीय क्षेत्र से वायु हटकर कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण वायु ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बैठ जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो 60 डिग्री है, और मैंने आपको बताया कि जो आपकी 60 डिग्री से आप पोलर हाई प्रेशर की ओर जाएंगे, ये पोलर हाई प्रेशर की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय घूर्णन के कारण जब पृथ्वी घूर्णन करेगी इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होगा, और जैसे ही कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होता है तो इस क्षेत्र में तापमान वो दाब जो है इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण ये वायु जो है वो नीचे बैठना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो हाई प्रेशर क्रिएट यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा, हाई प्रेशर बनने का कारण क्या है? महाद्वीपता का प्रभाव होना। अब महाद्वीपता का प्रभाव का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल, इस क्षेत्र में कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा है, और कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा है, समुद्र कम है, जिसके कारण इस क्षेत्र में हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और इस कॉन्टिनेंट पर आइस बहुत ज़्यादा है। क्या है? आइस बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों के अंतर्गत। इसकी विशेषता क्या है कि ये भी पेटी जो है तापजन्य कारणों से प्रेरित है, और इस पेटी पर कोरियोलिस बल का प्रभाव सर्वाधिक होता है। आप देखेंगे कि जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है जो आपको यहाँ दिख रही होगी, तो यहाँ पर जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो यही हमारी जो पेटियां हैं इन पर हम चर्चा करेंगे, और इन्हीं पेटियों के माध्यम से हमने ये जाना है कि किस प्रकार की पेटियों का क्या कार्य है और यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्या कार्य है। मैं थोड़ी एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा आपको। क्या है कि जब 30 डिग्री से आप देखेंगे, जो हमने पढ़ा था 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य हमारे क्या थी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट थी। तो यहीं पर दक्षिण साइड में, यानी पृथ्वी के दक्षिणी क्षेत्र में, यहाँ पर कुछ जो वेस्टर्लिस चलती है, ये क्या चलती है, पछुआ पवन चलती है। तो इन पछुआ पवनों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसे 40 डिग्री अक्षांश पर, कितने पर, 40 डिग्री अक्षांश पर बोला जाता है गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, ठीक। वहीं आप देखिए 50 डिग्री अक्षांश पर इसे बोला जाता है क्या, प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और वहीं आप देखेंगे 60 डिग्री पर इसको बोला जाता है चीकता साठा, चीकता साठा। तो ये ध्यान दीजिए। अब
आप कहेंगे सर ये ऐसा क्या कारण है कि जो गरजता 40 प्रचंड 50 और चीखता 60 है। उसका कारण ये है कि आप देखेंगे इस क्षेत्र में, दक्षिणी वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ कॉन्टिनेंट नहीं है, यानी महाद्वीप नहीं है, और इस महाद्वीप न होने के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जो है वो एब्सेंट है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, वो एब्सेंट है, और ये एब्सेंट होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, प्रॉपर तरीके से चलती रहती हैं और बहुत तेज़ी से चलती रहती है। जब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा ही नहीं तो इसे रोकने वाले कोई दाब होंगे नहीं, इसीलिए इनका दक्षिणी गोलार्ध में इनको गरजता 40 प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा जाता है। ठीक, और इन्हीं पेटियों के मध्य में आप ध्यान दीजिए, जो 30 डिग्री से कहाँ विषुवत रेखा की ओर जो हवाएं पूर्वी क्षेत्र से इस साइड से चलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, पूर्वा पवनें, यानी ईस्टर्नली विंड्स। ठीक, और जो ये विंडें 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य इस प्रकार से चलती हैं, इन विंडों को हम बोलते हैं क्या, पछुआ पवनें। इनका बहुत बड़ा रोल है पछुआ पवनें। और जो पवनें ध्रुवीय क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर आती हैं तो इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। और ये आप जानते हैं कि ये हमारी कैसी हैं, तीनों की तीनों प्रचलित पवनें हैं। और इन प्रचलित पवनों का रोल जो है, योगदान जो है, वो किन पर निर्भर करता है, वो आपकी महासागरीय धाराओं पर निर्भर करता है। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, जिससे उसके जिस महासागरीय धाराओं का प्रभाव उस क्षेत्र में होगा तो उसी महासागरीय धारा के प्रभाव के कारण वहाँ गर्म होगी तो वहाँ के क्लाइमेट को परिवर्तन कर देगी, वहाँ के मौसम को परिवर्तन कर देगी, जिसकी वजह से उसके सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल सभी पर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहानी हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।